ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए इस मार्च के मध्यकाल में ग्रहों का योग कैसा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुद्ध महाराज हैं और बुद्ध महाराज इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में, सबसे बड़ी तो कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। फिर वो कभी वक्री होंगे, कभी अस्त होंगे, तो ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि में सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के सम्मुख पूरे के पूरे सप्तम भाव होता है आपकी राशि के सामने, और आपकी राशि में सप्तम भाव में पूरी ग्रहों की पंचायत लग के तैयार हो रही है। पहले तिगड़ी बनेगी, फिर पूरी चौकड़ी जमेगी वहाँ पर, और फिर पंचायत होगी ग्रहों की। और ये पंचायत ऐसी उठापटक मचाएगी वहाँ पर कि वो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति ला सकती है। तो विचारों के युद्ध से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कन्या राशि बड़ी शांत मानी जाती है, लेकिन आपके बिल्कुल सम्मुख सप्तम भाव में देखिए क्या, जो महीना आरंभ हुआ तो 3 ग्रह थे वहाँ पर, शुक्र, बुध और राहु। मध्य आते आते, मार्च के मध्य आते आते वहाँ पर सूर्य प्रवेश कर देंगे, और सूर्य क्या करेंगे, बुध को भी अस्त करेंगे, शुक्र को भी अस्त कर देंगे, राहु से स्वयं अस्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे, नैसर्गिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगा देंगे, और उसके बाद शनि भी वहाँ प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी ये सप्तम भाव व्यवसाय वाले कामों को बहुत ज़्यादा, जो व्यवसाय में लोग हैं ना, उनको बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी उठापटक, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ जा सकती हैं। थोड़ा शांत होकर काम करने की ज़रूरत है। परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। फिर भी बृहस्पति महाराज आपके लिए ऐसी जगह बैठे हैं कि हर मामले में आपको बचा के निकाल ही लेंगे। ऐसे सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग पढ़ाई में बच्चे लोग, उनको थोड़ा मन को शांत करने की ज़रूरत है। फिर भी ध्यान, चिंता मत करो। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से बुद्धि पर आपका अपना आशीर्वाद, ज्ञान का आशीर्वाद देकर वहाँ आपके लिए बैठे हुए हैं। तो जब एक ग्रह बढ़िया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, बाकी सब चीज़ें कितने भी खराब कर सकते हैं। शनि जो एक तरह से आपके अननेसेसरी शत्रुओं को बढ़ा रहा था पिछले करीब 2 सालों से, अब वो भी अस्त हो गए और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो परिवर्तन का कहीं ना कहीं नया रास्ता, देखिए, कहीं अच्छा कहीं नेगेटिव प्रभाव तो होता ही है। तो आप समझ लें सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए ग्रहों का योग कैसा है। मार्च का जो महीना मध्यकाल है ना, बहुत विशेष है। आपको कई बार मनोमस्तिष्क में लगता होगा कि कहीं किसी की गलत नज़र तो नहीं लग गई मुझको। कई बार लग जाती है, कई बार लग जाती है। अब क्या होता है, कई बार व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से लगता है, नए कपड़े पहनता है, अच्छी चीज़, नई चीज़ लाता है, अपने आनंद के लिए लाता है, मूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन सामने बैठा हुआ बुरा व्यक्ति जो है, जिसको कहा जाता है ना कि वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ घात लगाकर, अरे वाह भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बस समझ लो हो गया कष्ट। वो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कहाँ से गलना व्यक्ति शुरू हो जाता है। ऐसे में उस गलाव को काटने के लिए ये दिन आने वाला है बहुत बढ़िया। वो उपाय हम बताएंगे आपको। वो छोटा सा उपाय है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आपने कर लिया तो सत्य माने कि आपके कष्ट दूर करने का योग बने। एक दिन होता है वो लास्टक जिस दिन समाप्त होते हैं, होली जिस दिन चलती है, क्या खास उपाय करना है वो भी हम आपको बताएंगे। वो आप कर लीजिएगा। कहीं भी ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में बैठे हुए हमारे को लिख के भेजते हैं, वहाँ तो कुछ ये प्रयोग होता नहीं है, गौशाला भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अरे वो भी हम बताएंगे कैसे आप कर लीजिएगा। ठीक, होली नहीं जलती है तब भी हम आपको बता देंगे वो उपाय। आज के कार्यक्रम में हम आपको समस्त रहस्य बताने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 11 तारीख आरंभ करते हैं, 11 मार्च मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है इस दिन। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से यदि योगा योग समझें तो आपके लिए बहुत सुंदर है, लाभ का योग बन रहा है। चिंता ना करें, आपके लिए जो कार्य डालोगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरफ जाता दिखाई देगा। ये साफ साफ ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। लगने तो ग्रहों की चौकड़ी, ग्रहों की पंचायत। आपके मन मस्तिष्क का मालिक चंद्रमा लाभ के स्थान में है और स्वग्रही होकर बैठा है, तो वो अल्टीमेट रिजल्ट देकर ही जाएगा। उसके लिए ठीक से बस काम करने की ज़रूरत, थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। प्रदोष है इस दिन, भौम प्रदोष है कि यदि किसी पर ऋण भी चल रहा है तो उससे मुक्ति के लिए मंगल का ऋण मोचन स्तोत्र पाठ करते हुए भगवान शंकर का शाम के समय प्रदोष काल में यदि अभिषेक कर लें गुड़ युक्त से, विशेष तौर पर जल से, तो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति का भी रास्ता बन जाता है। तो आप भी बड़े शांत भाव से अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, क्योंकि ग्रह ऐसे खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं। इन ग्रहों की पूरी पंचायत को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा, क्योंकि हनुमान जी और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो हमने
इस दिन फूलों की होली रखी है आश्रम पे 5 बजे से, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ है, सवामनी का भोग है। तो कन्या राशि वालों, इस दिन आनंद भाव से भगवान का सुंदर भजन करें, बड़ा सुंदर रहेगा। विवेकानंद योग आश्रम में जैसा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है उसमें आप सादर आमंत्रित हैं, उसमें करिएगा। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और यहाँ पर तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो मुल्तान से आया श्री विग्रह 1947 में। पाकिस्तान में उस वक्त कैसी कटाई हो रही थी, और ऐसे में एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके भगवती की वो सुंदर मूर्ति आश्रम पे लाकर प्रतिष्ठित किया। तो आप उनका दर्शन करें, भगवती की कृपा से कष्ट निवारण होगा। 12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी उदया तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए जो ग्रह नक्षत्र है थोड़ा हल्का दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिन थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए रूल्स का फॉलो करते हुए खासतौर पर ध्यान रखें। होली के उत्सव चल रहे हैं, लोग कई बार क्या होता है थोड़े मूड में रहते हैं, जल्दबाजी में सबको ही है, इस वक्त उत्सव के दिन है, तो आप थोड़ा शांत होकर चलें। क्योंकि देखिए इस वक्त आपके सप्तम भाव में, युद्ध वाले भाव में सब बहुत ज़्यादा ग्रह परिवर्तन तेज़ी से गति से हो रहा है, तो थोड़ा धीरे धीरे काम करने का प्रयास करना है। बुद्धि जो है आपकी जो है वो विशेष तौर पर बुद्ध जो है वो भी थोड़े कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो ध्यान रखें। हो सके तो गणेश जी का स्तवन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, दूर्वा अर्पित कर दीजिए गणेश जी को, एक छोटा सा उपाय है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 तारीख का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और होलाष्टक समाप्त हो रहे हैं, होली जलाई जाएगी। चतुर्दशी उदया तिथि है और उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा आपके लिए भारी चल रहा है, और ऐसे में विशेष तौर पर योग थोड़े से हल्के दिखाई देते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। क्लैश में मत फंसिएगा, थोड़ा ध्यान रख के काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वैसे भाग्य से बहुत से रास्तों में आपको बृहस्पति महाराज हेल्प करते दिखाई देंगे, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन 12वें भाव में जो हुआ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेसेसरी मामलों में फंसाता है, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी पैसे खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। तो ग्राफ जो है खर्चों की तरफ ज़्यादा रहेगा, इनकम थोड़ी कम दिखाई देती है, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए आपको। इस दिन होलिका का दहन किया जाता है। ये होलिका का दहन बहुत वैज्ञानिक पर्व है, इसका पूरी वैज्ञानिक विश्लेषण हम आपके समक्ष बताएंगे। उससे पहले समझा दें कि क्या उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि होलिका का दहन विशेष तौर पर आपके बहुत से अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। तो कन्या राशि वालों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपके समस्त अनिष्ट, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत बार पूरे वर्ष घूमते फिरते हैं इधर उधर, तो ये दिन होता है होलिका का, जिस दिन हम समस्त कष्टों को निवार, समस्त नज़रों को दूर कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। क्या होता है कई बार हमने नए कपड़े पहने, बहुत सुंदर नई गाड़ी लाए, नए वस्त्र धारण किए, नई जगह कुछ मकान बनाया, कुछ भी किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए। कई लोग होते हैं जो हमसे हीन भावना रखते हैं, मन मन हमसे जलते रहते हैं, अरे भैया सामने बहुत बढ़िया बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे ना, बस आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बिना बोले भी नज़र लगा देते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता। छोटा बच्चा देखा आपने, कई बार क्या होता है बड़ा सुंदर लगता है, छोटे बच्चे को ज़्यादा नज़र लगती है। भगवान कृष्ण भी अपनी उस नज़र को बचाने के लिए उनकी मैया ने उनको क्या लगाया था, नज़र बहुत सुंदर थे इतने, और लोगों की नज़र आ जाती थी, और बस उसके लिए मोरपंख लगाया था। तो आप समझे, नज़र बिल्कुल प्रत्यक्ष पहन। तो कन्या राशि वालों खास तौर पर इस दिन नज़र को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक कपूर की डली लेकर अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में उसको समर्पित कर दीजिए। ओम रुरु भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। ये एक जो बिल्कुल साधारण सा प्रयोग है, लेकिन अद्भुत रूप से कार्य करता है। आपके क्षेत्र में यदि होलिका जल रही है तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के हिसाब से बात करें तो ये होलिका का जलने का समय रहेगा करीब करीब रात्रि में 11:29 के बाद, क्योंकि भद्रा का समय है, तो इसमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है। लेकिन आप यदि दिल्ली से बाहर हैं, कहीं और हैं, बहुत सारे लोग विदेश में हैं, वहाँ होली जलती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अरे कहीं भी किसी वीराने में जाकर अपने सिर पर से वार कर एक कपूर को जलाकर ऐसे ही फेंक दीजिए, एक कागज़ पर रख के कपूर को जला दीजिए। बस ये दिन खास है, इस समय में रात्रि शाम के समय जब होली जलाएं तो ये कहा जाता है कि पूरे घर में से भी आप अपने उस कपूर को वार के ले जाइए और मुरु भैरवाय का मंत्र जप करते हुए, और फिर अपने सिर पर से वार कर उसको जला दीजिए। ये सुंदर छोटा सा उपाय है, और ये आपके लिए कष्टों को निवारण करने का योग बना सकता है। इसमें नमक का उपयोग भी कर सकते हैं आप, नमक डली वाला नमक आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो अग्नि में डालकर, वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रहेगा, कष्ट का निवारण करने वाला योग बनाएगा। तो ये होली का बहुत सुंदर पर्व है, इसका आपको अवश्य, इस दिन सत्यनारायण व्रत भी है, तो सुंदर रूप से भगवान सत्यनारायण की उपासना करें। होलिका का महत्व समझें पहले आप। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है।
तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पे कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होली का महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को
अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंका दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया। लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे भगवान का आशीर्वाद प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती है, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले। वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके की छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होली का जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, आपने सुंदर होली का महत्व समझा। देखिए इस प्रकार से हमने आपने योग बताया ना, तो कम से कम नमक या कपूर की डली लेकर अपने सिर पे से वार कर अग्नि में उपस्थित कर देंगे होलिका की अग्नि में। तो हमारा ऐसा मानना है, बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से ये उपाय अवश्य करने चाहिए। हमारी नानी दादी सब जो परिपाटी है इसको करती आई है। इस होलिका का महत्व समझते हुए कार्य करेंगे तो समस्त अलाएं बलायों को दूर करने का योग बनाता है। इस दिन नवान्न अन्न भक्षण भी होता है। जो सामान्य नया आ रहा होता है, मतलब विशेष तौर पर नई फसल होती है, तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको भगवान को, अग्निदेव को अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। बूट इत्यादि, नए गेहूँ इत्यादि की फसल आ रही होती है, जो भी फसल आ रही होती है वो सब भगवान को अर्पित कर कर, उनको प्रसन्न कर कर, उनका आशीर्वाद देकर कार्य किया जाता है। होली का बहुत बहुत शुभ आपके लिए 14 तारीख का जो 14 तारीख का दिन है, जो होली का दिन है। होली आपके लिए बहुत कल्याणकारी और शुक्रवार का अवसर है। इस दिन पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के रूप में है और उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा। तो होली का जो रंग खेला जाएगा वो 14 तारीख को खेला जाएगा। इस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव बन रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो चंद्रमा है वो आपके लग्न में आ जाएंगे और नया एनर्जी आपको देते दिखाई देंगे। जितने पहले दिन हल्के गए हैं उससे बढ़िया दिन जा सकते हैं। बहुत सुंदर आने वाले 2-3 दिन आपका ग्राफ अच्छा आगे बढ़ने के योग, क्योंकि गज की श्री बृहस्पति पूर्ण दृष्टि में धर्म भाव में बैठकर, भाग्य में बैठकर चंद्रमा पर डाल रहा है। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। शक्ति देगा, आपके मन को बल मिलेगा। बस झगड़ों से बचते हुए कार्य करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेकार के क्लैशों में ना फंसे, बुद्धि को शांति सरलता से चलाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ स्थिति हो, लेकिन आप अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। होली का दिन है। होली के दिन आनंद भाव से परमात्मा का भजन करना चाहिए, जब अवश्य करना चाहिए। हम सबके साथ होली खेलते हैं, पहले अपने इष्ट के साथ, भगवान के साथ तो खेलो। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा इस दिन कि भगवान के साथ सुंदर रूप से दही में थोड़ी हल्दी मिला लें और थोड़ा सा उसके अंदर एक तुलसी दल डालकर उसके द्वारा भगवान को सुंदर अभिषेक कराएं और उसी चरणामृत से स्वयं भी होली खेलें। ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय हम बता रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से।
भारतीय संस्कृति में दधिकांतोत्सव होता है, उसमें दही के द्वारा होली खेली जाती है छठ के दिन। तो ये शास्त्रोक्त है, बिल्कुल आप इसको समझें, ये आयुर्वेदिक है। और तो और इस दिन अशोक व्रत भी होता है। इस दिन जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन एक बाल्टी में मिट्टी मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। जो आज हमारे गांव में बेचारे लोग खेलते हैं और हमको कहते हैं कि अरे मूर्ख हैं वो लोग, गंदगी मचाते हैं। अरे वो गंदगी नहीं मचा रहे, वो अशोक व्रत है, अशोक व्रत। आज भी कहीं ना कहीं उस रूप में लोग खेलते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाता है एंजाइटी को ठीक कर देता है, अशोक मन के स्ट्रेस को दूर कर देता है। हम प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल चलाते हैं दिल्ली के अंदर, मैं खुद BNY डॉक्टर हूँ, और हम देखते हैं कि लोग एंजाइटी में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, स्किन डिसीज लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी शरीर की बीमारी, केवल मिट्टी की लेप लगाकर बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जब हमको मिट्टी का लेप लगा के बिठाते हैं ना, तो उसके बाद प्रेशर वॉश देते हैं। अशोक व्रत है ये। अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी का लेपन कर थोड़ी देर बैठेंगे ना, और भगवान का स्तवन करेंगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तो मन का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव, अशोक व्रत का प्रभाव, मुहूर्त का प्रभाव, होली का प्रभाव, तो अब मौसम का है ही प्रभाव बहुत अच्छा। तो सोचें कितनी सुंदर संस्कृति भारतीय की निर्माण की गई है। आज उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, उसका साइंटिफिक एनालिसिस हम लोग भूल जाते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं, अरे हम खेलते हैं जो सिंथेटिक रंगों से, वो उससे अच्छा तो ये चीज़ है। इनको ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन चंद्रमा का जन्मदिवस भी है, तो कोशिश ये करें भगवान चंद्रमा का। कहा जाता है कि अनुसुईया के गर्भ से अनादिकाल में इस दिन भगवान चंद्रमा ने जन्म लिया था और उनका जन्मदिवस बना। तो उनका विशेष तौर पर दूध के द्वारा अभिषेक किया जाता है, दूध से अर्घ दिया जाता है। ओम शांग शीं शौंग से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए करें। आपके लिए तो गजकेसरी योग सुंदर निर्माण है, तो उनका आशीर्वाद ही मिल जाएगा। तो देखिए आने वाले 2-3 दिन में एक झटके में कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि से छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में सूर्य महाराज प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की संक्रांति है, मीन संक्रांति होने जा रही है, और ये सूर्य की संक्रांति बहुत विशेष आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि सूर्य महाराज विशेष तौर पर जहाँ 3 ग्रहों का योग था सप्तम भाव में, राहु का, शुक्र का और बुध का, वहाँ सूर्य भी पहुँच जाएंगे और उनके प्रभाव से जो सब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उनकी तरफ। शुक्र को अस्त कर देंगे, बुध को अस्त कर देंगे, और राहु स्वयं सूर्य को ग्रसित कर देगा। तो ये इस प्रकार का योग बनने वाला है। फिर शनि भाग के आ रहे हैं, तो आपका जो सप्तम भाव है पूरा का पूरा उपद्रवी होने वाला है। ऐसे में बड़ी शांति के साथ चलने की ज़रूरत है आपको। लगातार इस सूर्य संक्रांति पर आपको खास उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में गेहूं का दान करें, सूर्य का नित्यप्रति जल दें, मन को शांत रखते हुए कार्य करें। परिवार में शांति रखने का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसको बहुत विशेष तौर पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्षों बाद, कई वर्षों बाद ये पंचग्रही योग बनकर तैयार होने वाला है। चतुर्ग्रही बन चुका है, शनि के आते ही पंचग्रही योग बन जाएगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं है। और शनि ने जब भी इस राशि में प्रवेश किया है, आपके जो विशेष तौर पर जहाँ सब पंचग्रही योग बनेगा, तो यह हमेशा कुछ ना कुछ बवाल बनाता है। पूर्व में देखेंगे तो उस बारे में कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। लेकिन ये परिवर्तन विशेष तौर पर बड़ी सावधानी वाला परिवर्तन है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये उपाय बताया है, सूर्य का नित्यप्रति उपाय करें, सूर्य को विशेष तौर पर जल दें। नित्यप्रति आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दूध डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा। नित्यप्रति सूर्य को अर्घ देना आपके लिए समस्त रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा, ये अवश्य करें। 15 तारीख शनिवार का अवसर, इस दिन प्रतिपदा है, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। और इस दिन जैसा हमने कहा कि सूर्य के प्रभाव से बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, बुध वहाँ पर बैठे हुए वक्री हो जाएंगे। और ये बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को अनऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, बुद्धि को में जिद न डालें, हो सके तो हरी चीज़ों का दान करें, बुद्ध के मंत्र का जप करें। शनि महाराज वैसे ही आपके वहाँ प्रभाव अब आने वाले हैं यहाँ पर, तो इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके शनि के प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनि के निवारण को तेल का दान कर सकते हैं। 16 तारीख रविवार का दिन, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और राहु महाराज इस दिन बृहस्पति के भाव में चलते हुए, बृहस्पति के नक्षत्र में चलते हुए चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो ग्रहों का योग बना रहे हैं वो सूर्य को भी ग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर शाम के समय थोड़ा दूध बिल्ली को डाल दीजिएगा या मूली का दान कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को नेगेटिव करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। शांत भाव से काम करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी गुस्सा ना करें। सूर्य वहाँ पदार्पण कर चुके हैं, छोटी छोटी बातों में आपका तुनक मिजाजी कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है।
इसी चीज़ को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुति दिलवा सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उसके लिए आप सही रूप से हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरी तरह से डिटेल दी गई है, वहाँ पर इन समस्त यज्ञ इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है, इसमें जाके देख सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन करीब परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आशीर्वाद की ज़रूरत है, बड़े बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद देकर काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस दिन बुद्ध महाराज अब अस्त हो गए हैं। करीब करीब बुद्ध का अस्त होने का समय सुबह 7:10 पर बुद्ध अस्त हो जाएंगे। भद्रा का योग 7 में चल रहा है, तो थोड़े से विचारों में ध्यान रखिएगा। सही समय पर सही चीज़ें विचार आने बंद हो जाएंगे। ऐसे में आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो अच्छे सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके थोड़ा निर्देश, उनके पास बैठे, उनका आशीर्वाद लें, उनकी बात समझने का प्रयास करें और उनके अनुभव का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे। जब अपनी बुद्धि काम ना कर रही हो तो अनुभव का लाभ लेना चाहिए, यही ज्योतिष समझाता है और यही उपाय है। यही समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे में चतुर्थी व्रत है, गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। बुद्धि के देवता गणेश जी माने जाते हैं, तो अच्छा रहेगा। गणेश जी का सुंदर स्तवन करना सबको से कल्याणकारी योग बनाएगा। 18 तारीख और इस दिन मंगलवार का अवसर है और चतुर्थी का योग बन रहा है, तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया। इस अंगारक चतुर्थी में जैसे इन दिनों ग्रहों का जो अशुभ योग चल रहा है उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये ग्रहों का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव है। इस समय अंगारक चतुर्थी जो बन रही है वो इन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता दे सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और देखिए कहीं ना कहीं ज्योतिष ने इन्हीं चीज़ों को समझा है। ग्रह खराब चल रहे हो तो ग्रहों को ठीक करने के लिए योग साथ साथ बनते हैं, उनको सूक्ष्म अन्वेषण करना चाहिए। चतुर्थी और मंगलवार अंगारक चतुर्थी बनती है और अंगारक चतुर्थी किसका उपाय करती है कि समस्त ग्रहों के अनिष्टों को दूर करती है। और इस वक्त देखिए ग्रहों की चौकड़ी लग चुकी है आपके सप्तम भाव में। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर योग पर योग रखा है और आप उसका लाभ लें। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का योग बनाइए। अच्छा, कहीं ना कहीं भगवान आप भी अपने नाम से करा सकते हैं इस सुंदरकांड के पाठ को। प्रभु कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन गजकेसरी योग का योग बनकर तैयार हो रहा है आपके लिए और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बनते हुए कार्यों में बहुत आगे बढ़ने के योग बना सकता है। कई दिनों बाद ये योग बना है और आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता दे रहा है। लेकिन शुक्र इस दिन अस्त हो जाएंगे। गौ पूजन करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र देखिए इस वक्त बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपके लिए कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से बहुत से रास्तों में कुछ ना कुछ योग बनता दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण की उपासना करें, एकनाथ जी का पूजन करें, कल्याण होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं।
फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहने चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के
कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा। अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।